आज हम भारतीय लोकतंत्र के उस स्तंभ की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे आप रेफरी कह सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। ये वो संस्था है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी खेल आयोजित करती है। लेकिन जैसा किसी भी बड़े खेल में होता है, आजकल सबकी नजरें रेफरी और उसकी नियुक्ति पर ही टिकी हैं। हमारे पास द गार्जियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी द इलेक्शन कमीशन का एक हिस्सा है। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इस संस्था की ताकत क्या है, इसका ढांचा कैसा है और हाल में इसे लेकर इतनी खींचतान क्यों हुई है। तो चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग कहते हैं तो असल में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या ये बस एक और सरकारी दफ्तर है? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है। ये कोई आम सरकारी विभाग नहीं है। ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। अब ये सुनने में भारी शब्द लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। संवैधानिक यानी इसकी पैदाइश सीधे भारत के संविधान से हुई है, किसी संसद के बनाए कानून से नहीं। अच्छा। और स्वायत्त यानी ऑटोनोमस, जिसका मतलब है कि ये अपने काम में सरकार से पूरी तरह आजाद है। इसे सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि चुनाव कब और कैसे कराने हैं। अच्छा, तो मतलब इसकी ताकत का सोर्स सीधे संविधान है, कोई सरकार नहीं। यही चीज इसे इतना खास बनाती है। बिल्कुल। और इसकी स्थापना भी संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ओहो। ये तारीख इतनी अहम है कि अब हम इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक तरह से देश को गणतंत्र बनाने से ठीक पहले ये तय कर लिया गया था कि उस गणतंत्र को चलाएगा कौन। इसका फैसला एक निष्पक्ष संस्था ही करेगी। दिलचस्प। पर ये कौन कौन से चुनाव करवाता है? मुझे लगता था कि देश में होने वाला हर चुनाव इसी की जिम्मेदारी है। हाँ, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग देश के सबसे बड़े चुनावों का जिम्मेदार है। लोकसभा, जिससे प्रधानमंत्री तय होते हैं, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाएं, और देश के 2 सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो फिर ये जो हमारे शहरों में नगर निगम के या गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं, वो कौन करवाता है? उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। संविधान ने जमीनी लोकतंत्र के लिए हर राज्य को अपना अलग राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने का अधिकार दिया है। अच्छा, हर राज्य का अपना अलग होता है। जी, तो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी उस राज्य के अपने चुनाव आयोग की होती है, भारत के निर्वाचन आयोग की नहीं। ठीक है, अब ये साफ हुआ। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो आपने शुरू में उठाया था, इसकी ताकत का स्रोत यानी संविधान। संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो इस संस्था को इतना पावरफुल बनाता है? इसके लिए हमें संविधान के भाग XV को देखना होगा। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक सिर्फ चुनावों के बारे में ही है। पूरा एक सेक्शन ही चुनावों के लिए? जी, और अनुच्छेद 324 इस सब की नींव है। इसमें सिर्फ एक लाइन में 3 बहुत शक्तिशाली शब्द लिखे हैं कि भारत में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के पास होगा। एक मिनट, ये 3 शब्द अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सुनने में तो बहुत औपचारिक लगते हैं। असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है लगभग सब कुछ। चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से लेकर करोड़ों अधिकारियों और सुरक्षा बलों को तैनात करने, राजनीतिक दलों के लिए नियम बनाने वाली आचार संहिता लागू करने। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल। चुनाव खर्च की निगरानी करने और नतीजों की घोषणा करने तक हर चीज पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार इन्हीं 3 शब्दों से मिलता है। यूं समझिए कि एक ब्लैंक चेक की तरह है जो संविधान ने आयोग को दिया है ताकि वो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सके। वाह, तो अनुच्छेद 324 असल में वो इंजन है जो इस पूरी मशीन को चलाता है। बिल्कुल। बाकी अनुच्छेदों का क्या? क्या वो भी इतने ही जरूरी हैं? बिल्कुल, वो इस इंजन को सही दिशा में चलाने के लिए गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं। जैसे अनुच्छेद 326 जो वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, यानी 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। फिर अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी को भी इन्हीं आधारों पर वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। तो मतलब संविधान ने एक तरह से ECI के चारों तरफ एक किला बना दिया। अनुच्छेद 324 ने उसे ताकत की तलवार दी। 325 और 326 ने बताया कि ये ताकत सबके लिए बराबर इस्तेमाल होगी। और फिर एक और अनुच्छेद है 329 जो इस किले के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देता है। आपने बहुत सही तरीके से इसे समझाया।
अनुच्छेद 329 कहता है कि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई तो अदालतें भी उसमें दखल नहीं दे सकती। अच्छा। जी, इसका मकसद ये है कि चुनाव अंतहीन कानूनी लड़ाइयों में ना फंसे और समय पर पूरे हों। तो हाँ, ये वाकई एक मजबूत संवैधानिक किला है। एक किला उन लोगों से ही मजबूत होता है जो उसकी रखवाली करते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस संस्था को चलाते हैं। इसकी बनावट कैसी है? इसमें कौन लोग होते हैं? यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जब आयोग शुरू हुआ तो ये एक वन मैन शो था, सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। लेकिन 1989 में एक बड़े बदलाव के तहत इसे एक बहुसदस्य निकाय बना दिया गया, यानी अब इसमें एक से ज्यादा लोग फैसले लेंगे। ऐसा क्यों किया गया? एक व्यक्ति से 3 लोगों की तरफ जाने का क्या कारण था? इसके पीछे सोच ये थी कि इतनी बड़ी संस्था में शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो। एक टीम के तौर पर लिए गए फैसले ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष हो सकते हैं। तो आज की जो व्यवस्था है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनकी मदद के लिए 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तीनों की शक्तियां बराबर हैं। सारे फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो जिस तरफ 2 आयुक्त होंगे वही फैसला माना जाएगा। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, बॉस नहीं। ठीक है, तो इन ताकतवर लोगों को चुनता कौन है? इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, यही वो सवाल है जो हाल के दिनों में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना है। हाँ। इस पर हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये हमारे स्रोतों का एक मुख्य बिंदु है। जरूर। लेकिन नियुक्ति के बाद क्या? उनका कार्यकाल कितना होता है और क्या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है? उनका कार्यकाल काफी लंबा और सुरक्षित होता है। 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये इसलिए ताकि वे बिना किसी डर के लंबी अवधि की योजना बना सकें। और उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनका वेतन और सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर? ये बहुत बड़ी बात है। ये साफ तौर पर एक संकेत है कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया का क्या? मान लीजिए सरकार उनके किसी फैसले से खुश नहीं है, तो क्या उन्हें हटा सकती है? यहीं पर संविधान का बनाया हुआ सुरक्षा कवच काम आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? जी, उन्हें सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास करके। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। वाह, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग नामुमकिन है। ये तो वाकई एक मजबूत कवच है। लेकिन क्या इस कवच में कहीं कोई छोटी-मोटी दरारें भी हैं जिनके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं? बिल्कुल, और कभी-कभी जो नहीं कहा गया है वो उतना ही जरूरी होता है जितना कि जो कहा गया है। हमारे स्रोत 2 बड़ी सीमाओं की ओर इशारा करते हैं। पहली, संविधान ने चुनाव आयुक्तों के लिए कोई योग्यता तय नहीं की है। मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं? नहीं, मतलब ये नहीं बताया कि उन्हें कानून का जानकार होना चाहिए या प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। परंपरा यही रही है कि वरिष्ठ नौकरशाहों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और दूसरी सीमा क्या है? बाद चुनाव आयुक्त कोई और सरकारी पद ले सकते हैं या नहीं, उन पर कोई रोक नहीं है। एक मिनट, ये तो हितों के टकराव वाली बात हो गई। मतलब आज आप सरकार के पक्ष में फैसला दो और कल रिटायरमेंट के बाद इनाम में किसी राज्य का राज्यपाल या कोई और बड़ा पद ले लो। ये तो सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो चिंता है जो कई विशेषज्ञ जताते हैं। वे कहते हैं कि इससे ये धारणा बन सकती है कि कोई आयुक्त अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में सरकार को खुश करने वाले फैसले ले सकता है। और इसी पूरी पृष्ठभूमि में हमें अनूप बरवाल केस को समझना होगा, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है। हाँ, बताइए इस केस के बारे में। ये इतना अहम क्यों था? 2023 में अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने इसी चिंता पर ध्यान दिया कि आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यपालिका यानी सरकार के हाथ में है। अदालत को लगा कि इस प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और संस्थागत बनाने की जरूरत है। तो अदालत ने क्या समाधान दिया? अदालत ने एक अंतरिम व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि जब तक संसद इस पर कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक कमेटी की सलाह पर करेंगे। एक कमेटी? जी, और उस कमेटी में 3 लोग होंगे।
प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। मतलब कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अब से चीफ जस्टिस भी सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे। ये तो सरकार और न्यायपालिका के बीच ताकत की सीधी खींचतान लगती है। बिल्कुल। और इसी खींचतान का अगला अध्याय था संसद का नया कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ महीनों बाद दिसंबर 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 पास किया। और इस नए कानून ने क्या बदला? इस नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की संरचना को ही बदल दिया। अच्छा। अब जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और तीसरे सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे। ओहो, तो मतलब कोर्ट ने चीफ जस्टिस को कमेटी में शामिल किया और संसद के नए कानून ने उन्हें बाहर कर दिया और उनकी जगह सरकार के ही एक मंत्री को ले आए। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, अब भविष्य में सभी नियुक्तियां इसी नई कमेटी की सिफारिश पर होंगी। ये हाल के समय में चुनाव आयोग की स्वायत्तता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हुआ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव है। इसने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या ये नई व्यवस्था आयोग की निष्पक्षता को और मजबूत करेगी या कमजोर। तो आज हमने भारत के निर्वाचन आयोग की पूरी कहानी को समझा। हमने देखा कि कैसे संविधान ने अनुच्छेद 324 के जरिए इसे एक मजबूत किला बनाया, इसे अपार शक्तियां दी। हमने इसकी 3 सदस्यों वाली बनावट और आयुक्तों को हटाने की लगभग नामुमकिन प्रक्रिया को भी जाना। और सबसे अहम, हमने ये देखा कि कैसे इस किले के पहरेदारों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जो दशकों से एक ही ढर्रे पर चल रही थी, हाल ही में एक गहन न्यायिक और विधायी खींचतान का केंद्र बन गई, जिससे एक पूरी तरह नई व्यवस्था सामने आई है। सवाल हमारे लोकतंत्र में लगातार विकसित हो रहा है। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत चीज है, जो समय, समाज की जरूरतों और न्यायिक व्याख्याओं के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने चर्चा में उन दरारों या कमियों की बात की थी जिनका जिक्र हमारे स्रोत में है, कि संविधान में आयुक्तों के लिए कोई तय योग्यता नहीं है और न ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई और सरकारी पद लेने से रोका गया है। सोचने वाली बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर ये खाली जगह क्यों छोड़ी होगी? क्या वे भविष्य की सरकारों के विवेक पर भरोसा कर रहे थे? और आज के दौर में इन प्रावधानों के न होने का आयोग के निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है?